अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ साराना शफीक अवान खालिद के उमर सलमान आबिद के साथ प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और एक नज़र देखते हैं हेडलाइंस पे। वजीर आजम इमरान खान का करप्ट नासिर के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान आज के तमाम कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर शाया है। रोजनामा नवाए वक्त ने वजीर आजम के बयान को सुर्खी के तौर पर लिया। दो खानदानों से जाती लड़ाई नहीं, दोस्ती थी। ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना करप्शन तस्लीम करने जैसा। इमरान खान। रोजनामा दुनिया ने वजीर आजम के बयान को सुपर लीड के तौर पर लिया। अल्फाज हैं, दो खानदानों से जाती लड़ाई नहीं, ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना करप्शन कबूल करने के मुताबिक इमरान खान। रोजनामा जंग ने भी इसी खबर को अहमियत दी है। जिनसी जराइम में इजाफा, लम्हा फिक्रिया, शहबाज से हाथ मिलाना करप्शन तस्लीम करना होगा। इमरान खान। रोजनामा पाकिस्तान ने TLP पर पाबंदी के खात्मे के फैसले की सुर्खी लगाई है। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने 1 लाख खाली असामियों पर भर्ती की मंजूरी दे दी। रोजनामा एक्सप्रेस ने भी इसी खबर को फ्रंट पेज पर हाईलाइट किया। अल्फाज हैं, पंजाब काबीना कलअदम TLP पर पाबंदी हटाने की मंजूरी। डॉन अखबार ने वजीर आजम के बयान को टॉप स्टोरी के तौर पर लिया। PM explains why he shuns opposition leaders facing grave charges। द नेशन की मेन स्टोरी भी वजीर आजम के बयान से मुताल्लिक है। PM rejects reconciliation, says can't shake hands with corrupt opponents। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है। इमरान सेज हिज फाइट इज अगेंस्ट करप्शन नॉट पर्सन्स। द न्यूज ने भी वजीर आजम के बयान को हेडलाइन के तौर पर लिया। नो पर्सनल फ्यूड विद 2 फैमिलीज PM। डेली टाइम्स ने फ्रंट पेज पर वजीर आजम के बयान को शाया किया। अल्फाज हैं, कैंट शेक हैंड्स विद करप्ट PM। ये थी जी हेडलाइंस और एक नज़र हम डालते हैं रनडाउन पे। अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाने का मतलब करप्शन को तस्लीम करना है, वजीर आजम इमरान खान। इलेक्शन कमीशन का लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में EVM के इस्तेमाल पर गौर। चीनी बुहरान का जिम्मेदार कौन? PDM के पीपल्स पार्टी पर वार जारी। आज के प्रोग्राम में द न्यूज़ और एक्सप्रेस ट्रिब्यून का इदारिया, रिलीफ पैकेज और रोजनामा जंग में डॉक्टर इशरत हुसैन का कालम, महंगाई और इसके अवामिल का जायजा भी शामिल है। टॉप ट्रेंड में दिवाली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्यों ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे हम चारों स्लो मोशन में हैं और बड़े स्लो सा कुछ फील हो रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? सर्दी आ गई है ना, मौसम चेंज हो गया है। मौसम चेंज हो सुबह देखिए बहुत ठंड थी और फिर सर्दियों में तो सुबह फिर नमाज के वक्त दोबारा जागना और इतनी आना, ये बड़ा एक टास्क है। आपने ये कहा था ना, आपने ये कहा था ना कि सुबह 6 बजे पहुंच जाएं, आपको हुक्म होता है और फिर हम तामील करते हैं। अच्छा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अच्छा, ये मेरे अंदर इतना हलूल कर गया कि बहुत सारी बातें जो मैंने नहीं कही होती ना, वो भी शफीक अवान को पता होती है कि मैंने वो कर लेता कि ये स्टाफ ने क्यों खाली साहब? राणा साहब, आप प्रोग्राम थोड़ा आगे जाकर आप देखना कि स्लो मोशन आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। खालिद साहब बड़ी तैयारी के साथ आए। नहीं, मैं तैयारी के साथ नहीं, वैसे नहीं, खालिद हमेशा मैंने देखा है तैयारी के साथ आता है। उस तैयारी को मुझे रोकना पड़ता है। अदरवाइज थोड़ी मेरी तैयारी इसलिए हो जाती है कि मैं जरा रिपोर्टिंग में भी जरा थोड़ा रहता हूँ। और खालिद का कईयों उन रिपोर्टर्स में से है जो अभी भी तहकीक के ऊपर खबरों की तलाश में रहते हैं। अदरवाइज जो सूरत हाल हुई है ना शफीक साहब, आप भी जानते होंगे, 80% रिपोर्टर जो है ना वो चले गए हैं प्रेस रिलीज और एजेंसीज की खबरों के ऊपर टिकर पे वो रेड लाइन डालते और वो फारिग। तो बाजों का तो इससे भी आगे काम हो चुका है कि हमारा जो प्रिंट का रिपोर्टर है उसने फील्ड में जाना छोड़ दिया और अब जिन्होंने बुलाना है उन्होंने बुलाना छोड़ दिया उनको। अच्छा, उसने खुद जाना छोड़ दिया, उन्होंने बुलाना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को बुलाते। अच्छा, कोई एक दौर तो था खैर प्रिंट मीडिया का, जब उसकी बात थी। ये जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो उसके बाद जरा, लेकिन असल में प्रिंट के लोगों ने जब अपना मेहनत करना छोड़ दी है। वो ये हमारा ये ख्याल था कि आगे वो बहुत रूम है आपके पास प्रिंट के पास है, तो वो इन्वेस्टिगेटिव काम करेंगे। वो होता है कि टिकर आते हैं, ब्रेकिंग न्यूज आती है, उसको ऊपर नीचे करके वो आगे दे देते हैं। ना उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ना प्रोब करते हैं, ना उसमें कोई रिसर्च डालते हैं। आज ही शफीक साहब देखेंगे, हमने 2 घंटे तक सारे अखबार इंग्लिश और उर्दू के अखबार देखे हैं।
हमने इतनी मेहनत की है, हमें इसके बावजूद को खबर तलाश करने में जो है ना कितनी मुश्किलात है। शफीक साहब, आपको एक दौर याद है प्रिंट मीडिया का रिपोर्टर को हेलीकॉप्टर में वजीर आजम खुद कह के बिठाते थे और जनाब अली, उसकी अपनी एक शान थी। अब एंकर आ गए ना, अब एंकर आ गए, अब एंकर्स आ गए, एंकर्स के भी स्टाइल हैं अपने अपने एक्टिंग के और वो सारा कुछ। मेरा दिल करता है कि कुछ एंकर्स के ना प्रॉम्प्टर पीछे से बंद कर दूं, फिर को आप बोल के दिखाओ। अच्छा जी, एक रिपोर्ट मैं आपको शेयर करता हूं, उसके बाद फिर प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। बुरी तरह नीचे गिरे। जो करप्शन है ना, मैंने सारे मुझे कहते जी आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं, इन दो बड़े खानदानों के पीछे। मेरी उनसे कोई जाती लड़ाई, बल्कि मेरी तो दोस्तियां होती थी उनसे। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर करप्ट अनासर से बात करने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सब कहते हैं आप दो बड़े खानदानों के पीछे पड़े रहते हैं। दो खानदानों से जाती लड़ाई नहीं, बल्कि उनसे दोस्ती थी। उन्होंने कहा कि दो तरह के चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज है कि हम करप्शन को कबूल कर लें। ऑपोजिशन लीडर पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम है। ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिलाने का मतलब है कि करप्शन को कबूल करना। वजीर आजम ने कहा कि बरतानिया में तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि अरबों की करप्शन का इल्जाम हो और असेंबली में 2-2 घंटे की तकरीरें करें। जो कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है वो मर जाती है। जब एक कौम अच्छे बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। दो तरह के हमारे चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज ये है कि हम करप्शन को एक्सेप्ट कर बैठे। मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते। उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये। इंग्लैंड के अंदर ये तस्वर भी नहीं है कि अरबों रुपए की करप्शन और वो जाके असेंबली में 2-2 घंटे की तकरीरें कर रहा है। उन्होंने कहा कि मदीना की रियासत में तालीम पर जोर दिया गया। यहूदियों का दुनिया पर तालीम की वजह से गलबा है। जो इंसान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलेगा वही तरक्की करेगा। शफीक साहब, जो शख्स, जो मुल्क और जो सिस्टम नबी पाक की सुन्नत पे चलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही तरक्की करेंगे। और कल खान साहब ने फिर एक बार बड़े कैटेगोरिकली ये कहा कि भाई चाहे कुछ हो जाए मैं करप्शन को तस्लीम नहीं करूँगा और मैं इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। बिल्कुल ठीक है। और बहुत डिटर्मिंड हैं कि जो करप्ट लोग हैं या करप्शन के में जो मुलविस लोग हैं उनसे वो दूर रहेंगे। अब देखें, अपना इससे पहले भी दो तीन इश्यूज़ आए जिसमें अपोजिशन लीडर से मुशावरत का सबका उसके सेटअप की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा। अब देखें ना, इसमें आप ये देखें कि वो अपना करप्शन के ख़िलाफ़ कितने डिटर्मिंड हैं। यानी वो करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि भाई ये इनसे मेरे ज़ाती तल्लुकात थे, दोस्तियाँ थी। और मैंने ये मुजाहरा APC लंदन में जब हो रही थी, मैंने इसका मुजाहरा अपनी आंखों से देखा, क्योंकि सब लीडरशिप मौजूद थी और खान साहब भी वहाँ थे और सब शुरू शक्कर थे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि भाई इनकी इतनी हिस्ट्री क्या निकल रही है, कि फिर अपना खोसा साहब ने माफिया कह दिया, गॉड फादर कह दिया। तो आप देखें ना, इनकी ये देखें ना, ये हर शोबे में इन्होंने अपनी करप्शन के जरिए अपने रूट्स बनाए हुए हैं। और ये कहाँ से आए उनके फ्लैट लंदन के, और कहाँ से आया जाती उम्रा, और कहाँ से आया बिलावल हाउस। तो ये देखें, ये जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो वो बंदा फिर कुड़ता है ना कि भाई वो दिन रात पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है, कभी उससे IMF के पास जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है। और मीडिया देख लें और उनको कितना उठाता है। खान साहब गिले जायज़ हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कल खान साहब का जो खिताब है वो परसों जब खान साहब ने कहा कि ये दो ख़ानदान अगर आधे पैसे दे दें तो उस पर बहुत सारे एंकर्स ने, बहुत सारे कालम निगारों, तजिया निगारों ने एक कहा कि खान साहब ने लगता है कि उनके आगे वो हो गए हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आप आ जाएं। कल खान साहब ने वो सारा कुछ वॉश कर दिया और उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दिया कि भाई चाहे कुछ हो जाए अब मैं तो कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। देखें, जो भी हुक्मरान आएगा ना, उसके सामने यही दो रास्ते हैं जो इमरान खान साहब ने बताए हैं। एक ये कि वो कंप्रोमाइज़ कर ले उस रूलिंग एलीट के साथ, उस करप्ट माफिया के साथ, उस स्ट्रॉन्ग किस्म के नेक्सस के साथ, और ख़ुद भी अपने आप को उस रंग में ढाल ले। और दूसरा ये है कि वो मुज़ाहमत करे उन करप्ट अनासर के ख़िलाफ़। अब इमरान खान साहब मुज़ाहमत तो कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वो जो सिस्टम है ना, वो उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए। उस सिस्टम में हमारा अदालती निज़ाम भी है, उस सिस्टम में हमारी ब्यूरोक्रेसी भी है, उस सिस्टम में हमारा रूलिंग एलीट और ताजिर कारोबारी तबका भी है। जब कोई बड़ा इकदाम करना चाहते हैं तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं।
आपने इकट्ठे होके वो हुकूमत को साबित करना चाहते हैं कि आप कमज़ोर हैं, हम ताकतवर हैं। अब मसला ये है कि अगर आपने इस पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी को इंश्योर करना है, आपने एक मुनसिफाना माशरा बनाना है, आपने शफाफियत पर मबनी निज़ाम बनाना है, तो भाई फिर कहीं तो आपको कहीं ना कोई लाइन तो खींचनी पड़ेगी ना। अच्छा, अब ये जो कल का खिताब है ये किन लोगों के साथ था? इस पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स के साथ, इस पाकिस्तान के राइटर्स के साथ, इस पाकिस्तान के लिटरेरी पीपल्स के साथ। क्या कहा उन्होंने कहा कि जो राइटर है ना उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि भाई आप सच और झूठ की तमीज तो पेश करें ना। आप जो चीज पेश कर रहे हैं, जो क्राइसिस है सोसाइटी का, वो तो सही तरीके से हाईलाइट करें ना। ये देखिए, एक आम आदमी जो है ना वो तो इस राना साहब एक रिएक्शनरी पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका होता है ना, जो राइटर होता है, जो ओपिनियन मेकर होता है, वो सिचुएशन को पूरा एनालाइज करके फिर एक एनालिसिस ड्रॉ करता है। वो उसका फुकदान है यहाँ पे, और सब एक जज्बातियत के ऊपर एक पॉलिटिक्स चल रही है। अच्छा, एक बयान आता है उसके ऊपर पकड़ते हैं और उसके ऊपर अपना वो दूसरी कहानी पेश करना शुरू कर देते हैं। हालात का जायजा नहीं लेते, वाकयात का जायजा नहीं लेते, आलमी मामलात का जायजा नहीं लेते, रीजनल मामलात का जायजा नहीं लेते, और बैठ के यहाँ पर रिएक्शनरी अप्रोच अपनाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत का जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो ये है कि करप्शन के खिलाफ जो वो जहाद करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके साथ जिस अंदाज से सिस्टम को खड़ा होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि वो सिस्टम उनके साथ नहीं खड़ा। वेरी गुड पॉइंट। इंटेलेक्चुअल्स का जो रोल है हमारी सोसाइटी में वो उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए, जैसे कि अभी सलमान ने बात की है। देखिए, इंटेलेक्चुअल्स का जो रोल था वो आपने कल भी बयान किया, और कुछ रोज़ पहले आपने डॉक्टर जमल नियाज़ी के रेफरेंस में भी आपने बात की। लेकिन राणा साहब, मैं एक बात बताऊं कि इमरान खान किसी सूरत करप्शन के ख़िलाफ़ बयानिए से पीछे नहीं हट सकता, और इस बयानिए की जो है वो इमरान खान ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है, और इसमें इसी बयानिए की बुनियाद पर जो है वो पीटीआई इक़्तिदार में आई है। और देखिए कि इसमें जो है कि किस तरह पार्टी के अंदर से भी एक शुरू में ही पीटीआई की क़यादत की तरफ से इमरान खान पर दबाव था कि आप इस तरह करें कि पीपल्स पार्टी के साथ कोलेशन जो है वो बना लें, और इत्तेहाद एहसन का सदर मुमलकत के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से नाम भी आ गया था, लेकिन इमरान खान ने इस पर कंप्रोमाइज़ ना किया। उनका मौक़िफ़ ये था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत पर एलिगेशन हैं, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, मैं अपने बयानिए की नफ़ी नहीं कर सकता। और दूसरा, इसकी पार्टी के अंदर से भी जो है वो वज़ीर आज़म को मुज़ाहमत का सामना था, क्योंकि पार्टी के अंदर भी लोगों पर केसेस जो हैं वो बनाए गए, और कई लोग जो हैं उनको जेल भी जाना पड़ा, और उसके साथ ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, कारोबारी तबके की तरफ से भी जो है वो मज़ामत का सामना करना पड़ा, अपोजिशन से भी मज़ामत का पहले दिन से ही जब पार्लियामेंट के फ्लोर पर वज़ीर आज़म ने तकरीर की कि वो अपने बयानिए से पीछे नहीं हटेंगे, इत्तसाब करेंगे, तो इस पर भी मज़ाहमत का उन्हें करना पड़ा। और देखिए कि शहबाज शरीफ साहब को जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है वो वज़ीर आज़म उस पर कायम रहे कि जिस बंदे पर, जिस शख्स पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, केसेस हैं, वो कैसे जो है वो दूसरों का एहतसाब कर सकता है। इसी तरह जो पंजाब असेंबली के अंदर भी 3 साल में हमजा शहबाज पर कंप्रोमाइज़ वज़ीर आज़म ने इसीलिए नहीं किया, उनको पीएसी का चेयरमैन नहीं बनाया कि अगर वो उनको चेयरमैन बनाते हैं तो उससे उनके बयानिए की नफ़ी होती है। राणा साहब, ये देखें ना, आप प्राइम मिनिस्टर हाथ क्यों नहीं मिला रहे हैं? कभी इस पर गौर किया है? जब एक बादशाह चोर के साथ हाथ मिलाता है, करप्ट के साथ हाथ मिलाता है, तो नीचे जितनी गवर्नमेंट की मशीनरी है वो समझ लेती है कि भाई ये बादशाह इसके साथ जल है। बिल्कुल। अब इतने ऊपर न जाएं। एसएचओ के साथ, जो एसएचओ के कमरे में जाकर कुर्सी पे बैठ गया इलाके का कंटुटा जो है, तो पूरे लोगों को जनाब भी मैसेज चला जाता है कि भाई एसएचओ तो दोस्त है। बिल्कुल इसी तरह सेक्रेटरी देख लें, कोई इससे बड़ा आईडी के दफ्तर चला जाता है, नैब भी किसी अफसर से मिल जाता है, बाहर चाय पे इनवाइट करता है, तो वो अपना ये मैसेज चला जाता है कि भाई ये दोनों एक हैं। बिल्कुल। इसलिए इमरान खान से लकीर खींच दी है कि मैंने किसी करप्ट बंदे को जिसके वो करप्शन चार्जेस है उससे मैंने नहीं मिलना। बिल्कुल ठीक है। तो इसके पीछे ये, तो आप क्या समझते हैं कि ये इन्होंने क्यों इतना सख्त स्टैंड लिया? देखो शफीक साहब, बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब शायद इस मुल्क से करप्शन ना ख़त्म कर पाएँ, इस मुल्क से माफियाज़ को ख़त्म ना कर पाएँ, लेकिन इमरान खान ने एक काम किया है, उन्होंने अच्छे और बुरे के दरमियान लोगों को एक तफरीक दे दी। ठीक है, ये एक ऐसा मुआशरा है जिसमें एक बंदा जिस पे करप्शन के बेतहाशा इल्ज़ामात हैं
और अदालतों में वो मतलूब है, वो कौमी असम्बली का वो है कायदे हस्बे इख्तिलाफ, उनके बेटे पे बेशुमार करप्शन के चार्जेस हैं, वो पंजाब के वो हैं। कैसा मुआशरा है जिसके अंदर चोर डाकू जो है उसके ऊपर फूल की पत्तियां फेंकी जाती हैं, उसको जनाब कंधों पे बिठाया जाता है। जब आप खुद इस मुआशरे के अंदर इखलाकी पैमानों को तबाह कर देंगे और पूरी कौम जो है वो ये तय नहीं कर पाएगी कि अच्छा और बुरा क्या है, तो फिर सूरत हाल ख़राब से ख़राब भी होती जाती है। लेकिन इमरान खान, मैं 23-24 साल से उन्हें जानता हूँ और जितना मैं जानता हूँ मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया ने जोर लगाया, मुस्लिम लीग पीटीआई के अंदर से लोग प्रेशर बोले कि जी आप अपोजिशन से वो करें, आप शहबाज शरीफ से करें, उनके ऊपर मुख्तलिफ जानिब से और भी दबाव आया। लेकिन इमरान खान की जो मैं समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी है ना अंदर, उसकी शफाफियत, वो ये है कि इमरान खान साहब ने इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया और ना वो कंप्रोमाइज़ करेंगे। इस हवाले से बिल्कुल ऐसे ही है। इम्तियाज़ अहमद चौधरी साहब हैं, MNA हैं, वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी राय लेते हैं, PTI का मौक़िफ़ लेते हैं कि MNAs और जो अरकान असम्बली वो कैसा फील करते हैं। इम्तियाज़ साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने एक दफ़ा फिर कह दिया कि मैं तो लचक नहीं दिखाऊंगा, हाथ नहीं मिलाऊंगा। मौक़िफ़ उनका वही है जो पहले दिन से था। नहीं देखें, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की है ना, वो उन्होंने इस ज़िम्मे में नहीं की कि बिल्कुल उनका कोई ज़हन इस तरह का कि वो हाथ मिलाना नहीं चाहते। उन्होंने इसके लिए किया कि जो इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जो करप्शन का इनके मतलब जो बात की है, इसके मतलब उन्होंने कहा है कि मैं नहीं मिलाना चाहता। अच्छा सर, जैसे वज़ीर-ए-आज़म ने 2 दिन पहले कहा कि जी 2 ये बड़े ख़ानदान जो हैं ये अपनी दौलत आधी भी ले आए पाकिस्तान में तो महंगाई जो है ख़त्म हो जाएगी, तो उनकी बात में किसी हद तक वज़न तो है। जी जी बिल्कुल इस तरह ही है। लेकिन ये जो टीवी पे रेडियो पे बैठ के मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं कि आप सुनते हैं कि नून लीग के लोग ये जी इस तरह हो गया, इस तरह, इन्होंने इसके मेरे में बात की है कि अगर वो है भी हकीकत है कि अगर ये दोनों पार्टियां इतना लूटा हुआ माल वापस ले गई हैं, इस तरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हमें जो है वो एक तफरीह में पैसे दिए हैं, तो ये कौन मानता है कि इन्होंने पैसे लूटे नहीं हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर ये लोग जो खान साहब ने बात की उन्होंने बिल्कुल सही किया कि ये कम अज कम जो यहाँ से लूट के ले गया वो अपने मुल्क में ही जमा करवा दें, तो मुल्क का जो है वो अच्छी खासी इकानमी बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब हमसे बात करने का। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ने EVM के इस्तेमाल पे गौर शुरू कर दिया है NA 133 पे। अगर इतना ही लंबा पैंडा काटना था और आके यहीं पे खड़ा होना था तो इतना फर्स क्रिएट करने की ज़रूरत क्या थी? ये तो तय है कि इसके बगैर अब इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होंगे। फेयर एंड फील, बिल्कुल ठीक है आपने। अब देखिए वही बिल्कुल आपने कहा कि भाई अगर उसने ये करना था, इतना हंगामा, फिर मिनिस्टर को नोटिस से, अपोजिशन से, पंजाबी कहने जफियाँ, तो भाई ये एक सोल्यूशन था। देखा इलेक्शन के अगले रोज़ इलेक्शन ख़त्म होता है, कहते धांधली हो गई, धांधली हो गई। अब एक पॉजिटिव चीज़ आ गई, EVM आ गई, टेस्ट भी हो गई, तो अच्छा उनको इलेक्शन कमीशन को अकल आ गई कि वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर कुछ सिलेक्टेड अपने हल्कों में करेंगे, इससे तमाम इसके प्रॉस एंड कॉन्स आ जाएंगे कि भाई कहाँ ख़राबी है, क्या इसका रिजल्ट है और क्या मुश्किलात हैं। तो इस तरह इसको आगे बढ़ाएं। आगे बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं तो अच्छी बात है कि उनको समझ आ गई और ये शफाफ तरीका भी यही है। इसके बगैर फिर इतराज़ उठे थे कि जी इलेक्शन में फ़लाँ को डब्बे में वोट डल गए, फ़लाँ के डब्बे में वोट डल गए। तो शुक्र है कि अपना अपोजिशन भी देख, अगर इसमें अपोजिशन को भी अक्ल आनी चाहिए। चलें, इलेक्शन कमीशन ने तो एक स्टेप ले लिया, अच्छे हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अपोजिशन को भी इस पर सपोर्ट करना चाहिए। आगे वो बिल लेके आ रहे हैं असम्बली में, तो इसको सपोर्ट करें ताकि इसकी कानून साजी हो जाए और उससे कोई फरार इख्तियार ना कर सके। बिल्कुल ठीक है। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं और साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब। वालेकुम सलाम साहब। कंवर साहब, बात हम कर रहे थे कि NA 133 में इलेक्शन कमीशन गौर कर रही है EVM के इस्तेमाल पे, तो एक अच्छा फैसला है और
अगर ये तजर्बा कामयाब हो जाता है तो पूरे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमीशन साहब का ये फैसला इस लिहाज से खुशैन है कि उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 103 के मुताबिक एक पायलट एक्ट बनाने का ये हल्का 133 में जो इलेक्शन हो रहे हैं 5 दिसंबर को, इससे पहले उनका प्रोग्राम ये है कि हम एक ज़मीनी इलेक्शन में अपना पायलट प्रोजेक्ट है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। ये कमर साहब आपकी आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, आप मेरा ख्याल है कि कोई सिग्नल प्रॉब्लम है, दोबारा आप कॉल कीजिएगा जी इस पर, और कंवर साहब से बात करनी है बहुत ज़रूरी। सलमान साहब अगर यही कुछ होना था और यही होना है, मेरा ख्याल है इलेक्शन कमिश्नर साहब थोड़ा सा जज्बाती हो गए आगाज़ में और उन्होंने कुछ थोड़ा सा ज़्यादा जज्बात का इस तरह के जो अहम मामला हैं ना इंतखाबी इस्लाहात के कॉन्टेक्स्ट में, वो मुशावरत के साथ, मुकालमे के साथ, बातचीत के साथ हल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर एक बड़ा स्टांस लेके खड़े हो जाए ना और मुकाबला करना शुरू कर दें तो फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। देखिए ये EVM क्यों ज़रूरी है? आपने किसी इलेक्शन को पाकिस्तान में क्रेडिबल नहीं रहने दिया। हर इलेक्शन के बाद आपने एक शोर मचाया कि जनाब ये इंतखाबात में धांधली हुई है। अब उस धांधली को रोकने के लिए अगर कोई इंतखाबी इस्लाहात का अमल आगे बढ़ रहा है और उसमें एक तजवीज़ EVM की आई है, और EVM मैं आपको बताऊं आज नहीं करेंगे ना आप, कल फिर आपको करना पड़ेगा। उसकी वजह यह कि दुनिया जदीदियत की तरफ जा रही है, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। हम अपने तमाम मामलात को डिजिटलाइज कर रहे हैं। आप कहते नहीं जी वोटिंग जो है ना उसको डिजिटलाइज नहीं करना, एक बात। दूसरी बात है, अच्छा है कि इलेक्शन कमीशन को एक समझ आई कि लोगों के अंदर भी इसकी एक्सेप्टेंस है, लोग चाहते हैं कि EVM आना चाहिए। उन्होंने अब अपनी तजवीज़ पे गौर करना शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे और करना चाहिए। पूरा हल्का नहीं कर सकते, आधा हल्का कर लें, मखसूस हल्का कर लें। और इसी तरीके से 2 दिसंबर को जो KPK के अंदर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं वो, और जो पंजाब में मार्च में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, उसका कम से कम 25% हिस्सा जो है ना EVM पे कर ले। मैं आपको बताऊं ये इबाम खत्म हो जाएगा और लोगों के पास भी एक तजर्बा आ जाएगा कि ताकि वो ये फैसला कर सकें कि वाकई क्या EVM हमारी ज़रूरत है। और ये मैं आपको बताऊं इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और इंतखाबी इस्लाहात, चाहे वो उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का मामला है, उसको भी लेके आए। तो ये कोई अना का मसला नहीं होना चाहिए कि जी हुकूमत ने कहा है तो अपोजिशन तो खैर उसकी मुखालफत करे, लेकिन अगर इदारे भी इस तरह की मुखालफत में आ जाएं। और मैंने आपको शुरू में कहा था कि इलेक्शन कमीशन अपनी हदूद से बाहर निकला था। देखिए ये इलेक्शन कंडक्ट कैसे करना है ये हुकूमत का, अपोजिशन का, पार्लियामेंट का काम है। इलेक्शन कमीशन का काम उसको पर इंप्लीमेंट करना बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए जब वो इंप्लीमेंट से खुद कानून साजी करना शुरू कर देगा, खुद बड़े फैसले शुरू कर देगा, तो तजाद तो पैदा होगा। ठीक है कंवर साहब, आप नहीं समझते कि EVM का अगर इस्तेमाल हो जाता है तो जो हर इलेक्शन के बाद एक खास किस्म की कंट्रोवर्सी पैदा होती है वो किसी हद तक कंट्रोल हो जाएगी? नहीं, ये बहुत दुरुस्त फैसला है। अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है और उसमें जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो एतराज़ात दाखिल कराए हुए थे उसका भी अजाला हो जाता है, अब आम दूर हो जाता है। तो सिस्टम बेहतरीन सिस्टम है। आप वोटर जाए, इसका एक तादाद मिले, लोग बढ़ेगा, लोग मशीन को देखने के लिए जाएंगे, वो अपना वोट कास्ट करेंगे। तो बड़ा खुश रहा फैसला है ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कि ये पहले प्रोजेक्ट उसको कामयाब बनाना है। मौका फर्ज है कि बेहतरीन तरीके से उसको फैसिलिटेट कर दें और ये पायलट प्रोजेक्ट अगर कामयाब हो जाता है, नादरा भी साथ खड़ा होगा, बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान के साथ होगा, तो बेहतरीन जो है खुद ब खुद सब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो 37 एतराज़ात है खुद ब खत्म हो जाएंगे। जी सर, हमारे साथ कंवर साहब मेरे साथ ही रहिएगा। मैं खालिद क्यूम साहब से जरा चाह रहा था कि इस पे उनकी भी इनपुट ले लूँ। खालिद साहब, जैसे कि कंवर साहब ने भी कहा है, सलमान ने भी कहा है, शफीक ने भी कहा है कि चले हम थोड़ा सा आगाज़ में महदूद पैमाने पे इसका आगाज़ शुरू करें, करके तो देखें ना कोई इसका रिजल्ट क्या आता है। राणा साहब, सबसे पहली बात यह है कि हुकूमत, अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो ये EVM के इस्तेमाल पर जो डेडलॉक है पहले तो उसको ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इसमें अपोजिशन को भी पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करना है और इलेक्शन कमीशन तो किसी हद तक उसमें हमें लचक जो है अब देखने में आ रही है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो गौर कर रहा है कि NA 133 में जो है EVM का जो है वो इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस डेडलॉक ने जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान था
इसने जो है इस मामले में तख़ीर कर दी है बहुत इसमें, और इसका जो है वो नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा। और अब जो अगले इंतखाबात में 2023 के इंतखाबात में EVM का जो इस्तेमाल है उसकी हवाले से बर वक्त तैयारियाँ जो हैं उन पर भी जो है वो असर पड़ सकता है। ख़ास तौर पर देखिए कि जो अब EVM मशीन्स आएंगी उनकी ख़रीदारी का एक अमल है, उस पर टाइम लगेगा। फिर उसके अंदर जो डाटा फीड होना है, ख़ास तौर पर नई मरदमशुमारी होनी है और नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई फरिश्तें बनाई जानी हैं, और उसके बाद जो है वो तमाम जो डाटा है पोलिंग स्टेशन तक वो सारा इन मशीनों के अंदर फीड होना है। होगा, बिल्कुल। तो उसकी बुनियाद पर जो है उसमें अब जो तख़ीर हो गई है इसका जो है वो भी नुकसान जो है अगले इंतखाबात में हो सकता है कि इसको मुकम्मल तौर पर करना जो है फिर मुमकिन न रहे। और ख़ास तौर पर अपोजिशन तो ये चाहती है, देखिए शहबाज शरीफ साहब ने तो शर्त ही ये रखी है कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये दो चीज़ें इसमें निकाल दें, EVM को निकाल दें और ओवरसीज पाकिस्तानी और इलेक्शन को भी निकाल अगर इन दोनों चीजों को निकाल दें तो पीछे क्या रह जाता है। और देखिए ये अपने दौर के अंदर 2010 में पीपल्स पार्टी के दौर में जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में EVM इस्तेमाल होती रही है, नून लीग के दौर में होती रही है, तो अब क्यों वो इस हवाले से इतराज़? कंवर साहब मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं चाह रहा था आपसे पूछूं, NA 133 में जमशेद चीमा साहब ने दरख्वास्त दी है और उनकी समाअत भी आजकल में हो रही है। आप समझते हैं कि कोई रास्ता निकल आएगा? क्योंकि PTI एक सियासी हकीकत है, सबसे बड़े वोट बैंक है उसका, उसको अगर जमहूरी अमल से निकाल दें और खाली एक जमात को खेलने का मौका दें तो मेरा ख्याल है ये वैसे भी जमहूरियत के लिए कोई नेक शगुन तो नहीं होगा। नहीं, जो जमशेद चीमा साहब ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो दरख्वास्त जमा कराई है, जिसकी समाअत हुई है, उसमें बड़ा वजन है। अब जो जिन्होंने ये अपने प्रपोजल सेकेंडरों की रिहाइश जो है वो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक हल्का 133 में है, तो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो इसके बारे में अपना फैसला करेगा। और इसके बारे में मेरा अपना ख्याल यह है कि जमशेद चीमा को इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाजत मिल जाएगी। क्यों अच्छा, मिल जाएगी? उनका बड़ा वजन है, उनके जो दरख्वास्त दी है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, उसमें ये कहा मेरे जो प्रपोजल सेक्रेटरी है उनकी जो रिहाइश है, उनका शनाख्ती कार्ड जो है वो 133 में है, लेकिन वोट 130 में है, तो शनाख्ती कार्ड की बेस पर जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल उनको इजाजत दे देगा, और ये मुझे नजर आ रहा है। मुझे बहुत शुक्रिया कंवर साहब। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि चीनी बहरान बढ़ता जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी 15 दिन का स्टॉक रह गया है और कीमत भी बढ़ रही है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, कहाँ पे ऐसा गड़बड़ हो रही है कि चीनी काबू में नहीं आ रही? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छर मार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम उस दौर में हैं जहां इजादात की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा है। स्मार्ट होम्स,
जी वेलकम बैक। और चीनी बुरहान पे हम बात करेंगे। खालिद साहब, डायरेक्ट मैं आपसे बात करना चाह रहा था, क्या वजूहात हो सकती हैं चीनी बुरहान की? राणा साहब, सबसे पहले तो आपने जो बात की कि शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया है कि 15 दिन का स्टॉक रह गया, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो चीनी के हवाले से जो क्राइसिस है, जो बहरान है, उस हवाले से जो मालूमात हैं वो शहबाज शरीफ साहब के पास हैं। अच्छा, वो इसलिए कि उनको पता है कि रमज़ान शुगर मिल के अंदर जो चीनी का स्टॉक पड़ा हुआ था और वो कहाँ गया है और कौन लेकर गए हैं। असल में मैंने इस पर इन्वेस्टिगेशन की है, उसके मुताबिक ये है कि जो मिलों के अंदर चीनी का स्टॉक पड़ा हुआ था वो काफ़ी वाफर मकदार में स्टॉक था, लेकिन हुआ ये कि शुगर मिल्स मालकान ने जो है, जिनको हम शुगर माफिया भी कहते हैं, उन्होंने अपने कार्टेल के ज़रिए जो है ये जो चीनी का स्टॉक पड़ा हुआ था पाकिस्तान के अंदर, वो जो कमर्शियल सार्फिन है, जो बड़े जिनको कमर्शियल यूज़र हम कहते हैं, उनको बल्क के अंदर कम प्राइसेस पर जो है इंसेंटिव के तहत उनको फ़रोख्त कर दी गई है, जिससे मार्केट के अंदर जो आम सारफ है वो मुतासर हो रहा है। और इससे मैं आपको बताऊं कि हुकूमत ने तो इस क्राइसिस का जो नज़र आ रहा था 2 लाख टन चीनी जो है पंजाब हुकूमत ने इंपोर्ट की, और उस 2 लाख टन चीनी में से 50,000 टन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को दी गई, और इस पर फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ने मिलकर 6 अरब रुपए की जो है वो सब्सिडी दी, जिसके तहत 90 रुपए में चीनी जो है वो बेचने के इंतजाम किए गए। लेकिन हुआ ये कि ये जो शुगर माफिया है, इन्होंने जो इनके नीचे जो शुगर डीलर्स हैं उनको फोर्स किया, उनको पाबंद किया कि आपने ये जो हुकूमत की तरफ से सस्ती चीनी बाहर से इंपोर्ट की गई है ये आप नहीं खरीदेंगे, और उसकी बना पर जो है वो चीनी का जो शुगर मिल्स की चीनी थी वो फिर 150 रुपये तक भी चली गई। और इसमें सस्ती चीनी अब भी पंजाब के जो महकमा खुराक के गोदाम है वहां पर 1 लाख टन जो सस्ती चीनी है जो 90 रुपए में फरोख्त हो सकती है वो पड़ी हुई है। ये जो शुगर माफिया के साथ जो मिले हुए हैं शुगर डीलर वो फरोख्त नहीं बिल्कुल ठीक है। ये कहते हैं कि 1 लाख टन चीनी सरकारी गोदामों में पड़ी है, तो उसे बाहर निकाल लेना चाहिए, बाहर निकाल के लेके आना चाहिए। मसला ये है कि खालिद यूनुस साहब ने कहा ना कि भाई ये इन्होंने स्टॉक की हुई। अब शुगर माफिया कौन है? शुगर माफिया सबसे ज़्यादा मिले शरीफ ग्रुप की या जरदारी ग्रुप की है। यानी माफिया बात कर रहा है कि भाई माफिया ने ये स्टॉक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब शुगर का बहरान क्यों पैदा होता है? अब अव्वल तो पहले मैं बात करूँगा, महंगाई जो है ना ये सूबाई सब्जेक्ट है। हर चीज़ इमरान खान पर डाल देना भी नाइंसाफ़ी है, और हुकूमती मशीनरी जो है वो भी इसमें मुलव्वस है, वो भी उनकी भी जिम्मेदारी है कि टेंडर होते हैं और टेंडर कैंसिल हो जाते हैं। अरे भाई आप एक बार टेंडर क्यों नहीं दिए? आपको पता है फलां ये अपना शॉर्टेज आ रही है, और उसमें फिर बिल्कुल खालिद यूनुस ने बिल्कुल ठीक कहा कि माफिया इसमें इंटेक्ट होता है। माफिया से मिला होता है कि उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए आवाम को उन्हें अपना मुसीबत में डालना होता है, और हुकूमती मशीनरी को भी उस पर भी चेक रखना चाहिए कि वो वक्त पे इंपोर्ट क्यों नहीं करते। हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं उन्होंने बाकायदा उन्हें पता है कि किस सीज़न में कितनी चीनी इस्तेमाल होती है, क्या इसका जिस तरह बिजली का बाकी चीज़ों का है। तो ये सिर्फ हुकूमत के इमरान खान पर डालना नहीं, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी उसको भी कान खींचना चाहिए कि भाई तुम्हें पता है तुम ये क्यों नहीं कर रहा है। बिल्कुल देखे ना ये कि शुगर क्राइसिस क्यों आता है? क्रशिंग सीजन गवर्नमेंट चाहिए फिर ये क्रशिंग जो गन्ने की क्रशिंग है वो टाइम पे शुरू करें। सिंध गवर्नमेंट जो है हमेशा वो क्या अपनी मर्जी करती है, वो असल में बहरान में डालना चाहती है फेडरेशन को, क्योंकि अगर चीनी नहीं आएगी महंगी होगी तो लोग उन्हें उठाएंगे फेडरल गवर्नमेंट पे। हालांकि ये सूबाई सब्जेक्ट है और इसमें ना ये आवाम से ना खेलें, अपनी सियासत में आवाम से ना खेलें, और जो अपना आवाम की सहूलत के लिए जो इकदाम हैं, क्रशिंग है, दूसरी चीज़ें हैं, उसको अपना करें। फिर हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो कहाँ गई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ? उनको एक्टिव करें। वजीर अंदर बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी अंदर बैठी हुई है, एक बंदे पे सारा मलबा डाल देना ये भी नाइंसाफी है, और सब मिलके इसको कंट्रोल करें। बिल्कुल ठीक है। मैं एक जुमला कहूंगा कि सिंध हुकूमत इसमें राणा साहब जो है वो बराबर की बराबर जिम्मेदार मैं है। आपकी तरफ आता हूं। सिंध के अंदर गन्ना जो है वो जल्द तैयार हो जाता है, मिलें भी जल्द चल जाती हैं, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में चल जाती हैं, लेकिन सिंध ने अभी तक जो है वो 15 नवंबर की डेट दे दी है। नैयर बुखारी साहब लाइन पे, मैं उनसे चाह रहा था कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब का जो ताज़ा बयान है उस पर जरा राय लूं। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब गफूर हैदरी साहब का एक बयान आज रोजनामा एक्सप्रेस में छपा है कि हुकूमत घर भेज रहे थे, पीपी ने छुरा घोंप दिया,
तो सर आपने कैसे पीडीएम की पीठ में छुरा घोंप दिया? वो बार बार यही इल्जाम लगा देते हैं पीपल्स पार्टी पे। ये बहुत अच्छा होता है, उनसे वजाहत ले रहे थे इससे कैसे चुरा घोंपा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब ये ब्लेम गेम से निकलना चाहिए इनको। अवाम कुछ और तोको कर रही है अपोजिशन पार्टी से। बिल्कुल। और ये जो बयान इस किस्म के दिए जा रहे हैं, गफूर हज़री साहब गवर्नमेंट का पर्पस सर्व कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो सिंसियर है इनको घर भेजने पे, तो फिर इस किस्म के बयान तो नहीं आने चाहिए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो तफरीक डाल रहे हैं बजाय इत्तेहाद कायम करने के लिए या अपोजिशन को मुतहद करने के लिए, वो तो तफरीक डाल रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि गफूर हज़री साहब की और उनकी जमात ही जिम्मेदार है अपोजिशन में तफरीक डालने की। ठीक है सर, लेकिन जैसे जो सर वो जुमला जो उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी ने चुरा घोंपा, तो माजी के अंदर उनका ये कहना है कि जब हमारी मूवमेंट बहुत पीक पे थी और हुकूमत कमजोर हो गई थी तो पीपल्स पार्टी विड्रॉ कर गई और वो पीडीएम के साथ नहीं खड़ी हुई। और ये भी दुरुस्त बात नहीं है। वो गफूर हज़री साहब उन मीटिंग में शरीक है जिनमें मैं भी पार्टी की क़यादत के साथ वहाँ जाता था। 16 मार्च को बैकआउट किसने किया? वो JUIF और एन ने किया, जिन्होंने 25 मार्च के लॉन्ग मार्च के साथ मुंसलिक कर दिया रेजिग्नेशंस को, जो कभी किसी मीटिंग में तय नहीं हुआ था। बुखारी साहब, शफीक अवाल बोल रहा हूँ, ये बताइएगा कि पीडीएम के वाले से नहीं अपने फैसल कुंडी साहब का बयान आया था कि उनका कोई इरादा नहीं पीडीएम में वापस जाने का। फिर आप देखें गाए बगाए पीडीएम सारे इल्जाम आप पे डालती है, इस्तीफ़ों के मसले आप अलग हुए। अब वो इस्तीफ़े कहाँ गए? कम से कम पीपल्स पार्टी को मीडिया में अपना ये बयान देना चाहिए कि भाई आप कहते कुछ है करते कुछ, इल्ज़ाम सारा आप पे डाल देते हैं। जी, अब उनकी जुबान बंदी तो मैं नहीं कर सकता, इल्ज़ाम तो लेकिन अपना बयानिया तो आप दे सकते हैं ना। मेरी हर सुन लेना। तो हमारा बयानिया हमेशा से बड़ा वाज़ेह रहा कि हमने जो बयानिया दिया था इनको, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि वो खुद सहूलतकार है मौजूदा हुक्मरानों। अच्छा सर, एक सवाल और आखिरी, बाप के हवाले से आप भी और ये भी कहते रहे कि जी हाँ हुकूमत और उसने मिलके ये कर लिया, लेकिन बलूचिस्तान में जाके आप खुद उनके साथ पीडीएम खड़ी हो गई, तो ये दो अमली जो है ये सियासत का कोई हिस्सा है सर? ये देखे ना, ये JUIF जो है अभी उसके साथ खड़ी है, बाप के साथ खड़ी है, और हमने जिनसे वोटें ली थी वो बाप के इंडिपेंडेंट मेंबर्स नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो गए थे सेनेट, और हम पे जो इल्ज़ाम लगा रहे थे। जब बुखारी साहब क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम में जाने का इरादा रखती है, या जो कुंडी साहब ने कहा है कि आप हमारी कंडीशन थी पीडीएम में जाने के लिए कि ये जो शो कॉज नोटिस दिए थे पीडीएम के जनरल सेक्रेटरी ने, वो उन पे वो अपॉलॉजी टेंडर करें तो फिर बात देखी जा सकती है, फिर हमारी CEC फैसला करेगी। यानी अगर आपसे माफी मांग ले तो फिर आप सोच सकते हैं, फिर हमारी CEC फैसला करेगी। सर बहुत शुक्रिया बात करने का जी, थैंक यू वेरी मच। अब उन्होंने तो क्लियर कह दिया कि पहले जी माफ़ी मांगो, लकीरें कटो, फिर हम पीपल्स पार्टी जो है इस पर सोचेंगे। कौन लकीरें पीटेगा और कौन माफ़ी मांगेगा? इसका मतलब है कि ना ही समझे हैं। लेकिन राणा साहब एक देखें कि पार्लियामेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो एक दूसरे के करीब होते हुए हमें नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब के साथ पीपल्स पार्टी की एक मफाहमत हमें बढ़ती हुई नज़र आती है। इसी तरह कल ही सेनेट के अंदर जो है वो जो अपोजिशन लीडर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उनकी जो नून लीग के पार्लियामानी लीडर हैं आज़म नज़ीर तारक, उनके साथ जो है वो भी एक मीटिंग हुई है, और जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हो रहा है उस हवाले से एक मुतफिका एक स्ट्रेटेजी जो है वो कल तय की है। ये JUI की तरफ से ज़्यादा आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सियासी रोमांस है पीपल्स पार्टी का नून लीग का दोबारा हो सकता है? नहीं, ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की हद तक, क्योंकि दोनों जो है वो एक दूसरे के मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ इसी बात पे। इन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। पहले सारा इल्ज़ाम ये था कि पीपल्स पार्टी ने अपने आप को बर्बाद कर दिया इस मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत में। अब ये कह रहे हैं कि फिर वो शहबाज शरीफ के साथ मोहब्बत कर रहे हैं, तो ये मोहब्बत पीपल्स पार्टी को देगी क्या? आपका क्या ख्याल? बात यह है सलमान साहब कि ये जो गठजोड़ होता है ना, उसकी सिर्फ एक है वजह, वो है करप्शन। इन दोनों ख़ानदानों के
अरबों खरबों रुपए के मामलात जी, हैं जो बकायदा अदालतों में हैं, ठीक है। ये इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ खाली ये आप बारीकी समझें कि चीनी का बुरान, कभी किसी चीज़ का, घी का बुरान, आटे का बुरान, 35 साल से ये दोनों खानदान इस मुल्क के तमाम वसाइल के ऊपर बैठे हुए। ब्यूरोक्रेसी जो बच्चा पैदा हुआ नवाज शरीफ के दौर में, मैट्रिक बीए करने के बाद, सीएसएस करने के बाद वो ब्यूरोक्रेट बना और उसके बाद उसे पुलिस में, जुडिशरी में चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, ठीक है। इसी तरह ये जितने माफियाज हैं, चीनी, घी, आटा, ये सारे इन लोगों ने बनाए थे और ये लोग ओब्लाइज करते थे इन माफियाज को। अब वो माफियाज अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं, वो कैसे ये मुमकिन है कि वो अपने अपने मुफादात को जो है विड्रा कर दें। अब जब वो विड्रा नहीं करते और इमरान खान ये कहता है कि मैंने तो कंप्रोमाइज़ नहीं करना, तो एक पूरा नेक्सिस बनता है हुकूमत के खिलाफ, जिसके गिर्द नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मुफादात का इनका आपस में गठजोड़ है। अदरवाइज अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो मुतजाद 180 डिग्री के वो है। जुल्फकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ, ज़ियाउल हक, ये दो अलग चीजें हैं, लेकिन मुफादात की जंग में ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सलमान साहब, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो राना साहब ने अभी सारी बातें की हैं, इसमें देखिए मुस्लिम लीग नून की मीडिया मैनेजमेंट है, उन्होंने मीडिया को ऐसे मैनेज किया है कि मीडिया उनसे स्लिप हो नहीं सकता। इसमें ज़ाहिर है वो पक्ष पलवज भी देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, 30 साल से यहाँ पे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी उस हवाले से मीडिया मैनेज नहीं कर सकी। और पीटीआई के हवाले से ये बताएं कि असल में सारी गेम मीडिया की, जो मीडिया पे उसको आगे करेगा वही आगे फ्लोरिश करेगा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि यहाँ लॉजिक से ज़्यादा ना परसेप्शन जो है ना वो प्रिवेल करता है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि देखिए PMLN ने पिछले 30 वर्षों से जहाँ बाकी इदारों में इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ मीडिया के अंदर भी तो इन्वेस्टमेंट की है ना, और उसकी वजह से आज बहुत से जो है ना उनके स्पोकमैन माशाल्लाह आपको मीडिया के अंदर नजर आते हैं। जो बात मुस्लिम लीग कहना चाहती है वो खुद नहीं कहती, तो उनके मीडिया के लोग कह देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मीडिया स्ट्रेटेजी है पीपल्स पार्टी तो अनफॉर्चुनेटली उसको सही तरीके से आज तक डील ही नहीं कर सकी। पीटीआई ये हुकूमत जो है ना, अभी देखिए ना कितने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपका जो परसेप्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट में जिस तरह का एक पॉलिटिकल माइंडसेट चाहिए होता है ना, जिस तरह से एक इंटेलेक्चुअलिटी चाहिए, जिस तरह से एक आर्टिकुलेशन चाहिए, एक परसेप्शन को बिल्ड करना चाहिए कि हाँ, वो मुझे लगता है कि हुकूमत के अंदर भी नहीं है। और इसका इजहार प्राइम मिनिस्टर बार बार कर चुके हैं। अभी जो लास्ट आपने बताया था, जो उन्होंने अपनी कोर कमेटी में कहा कि जो हमारी अचीवमेंट्स है आप उनको हाईलाइट ही नहीं करते सही तरीके से, वुज़रा जो है, जो उनकी मीडिया मैनेजमेंट है। तो मुझे लगता है कि मीडिया मैनेजमेंट खुद एक बहुत बड़ा आर्ट है, और ये इसमें PMLN बज़ाहिर आगे नजर आता है। मेरा सवाल है, अभी 1.5 साल रह गया हुकूमत को, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उन्हें अभी तक इल्म हो गया होगा, कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि भाई जो मीडिया में लोग बैठते हैं वो हमारा परसेप्शन, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लाएं, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि पीटीआई हुकूमत क्या करे कि मीडिया में उसकी सुनवाई हो? और असल इन्वेस्टमेंट ये है, असल इन्वेस्टमेंट उन्हें यहाँ करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखें, मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, तो आपकी बात को थोड़ा सा मैं तरदीद करूँगा, तरदीद और इख्तिलाफ भी करूँगा, नहीं इख्तिलाफ करूँगा बाकायदा, ठीक है ना। आपको पूरा हक है सर। इख्तिलाफ का मतलब कहीं मुखालफत नहीं होता, इख्तिलाफ का मतलब होता है एक हेल्दी साइन है। जॉन एलिया का एक बड़ा मशहूर जुमला है ना जी, आओ इख्तिलाफात पर इत्तफाक कर लें। आपका मेरा इत्तफाक रहेगा, इख्तिलाफ अपनी जगह। देखिए, बात यह है कि जब फवाद चौधरी साहब जब से आए हैं, मीडिया को एक नई डायमेंशंस मिली, पीटीवी को एक नया फ्लेवर मिला। इसी तरह उन्होंने जो उनके नीचे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के थे, फ़ारूक हबीब के आने से, फ़ारूक हबीब साहब के आने से उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक नैरेटिव जो 35 साल से इन लोगों ने किया था, उसके सामने एक नैरेटिव खड़ा हुआ। और ये नैरेटिव का ही की जंग थी, जिसमें एक आम आदमी अब ये कहता है कि हाँ जी ये जिम्मेदार, महंगाई तो है वे, लेकिन ये जिम्मेदार जड़े ने वो 35 साल पिछले ने। तो ये एक नैरेटिव है जो कामयाब हुआ, और इस नैरेटिव के अंदर पीटीआई का जो नैरेटिव है वो फवाद चौधरी साहब और अब फ़ारूक हबीब साहब के आने के बाद थोड़ी सी तब्दीली हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि जंग नैरेटिव की है और नैरेटिव ने ही जीतना है, और ये नैरेटिव अब किसी हद तक कामयाब हो चुका है। लोगों को यकीन हो गया है कि हाँ 35 साल के गंध हैं जो हम 3.5 साल में साफ नहीं होंगे, इट विल टेक टाइम। अच्छा राना साहब, देखिए कि अगर ये जो कल्चर नून लीग ने दिया था मीडिया के अंदर, अगर आपने इसको बदलना है
तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को करप्शन के ख़िलाफ़ जो उनका बयानिया है, अब वो फिर उनको जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया को अगर खुश करना है तो फिर उनके लिए वसाइल भी उस तरह भरपूर तरीके से आप इस्तेमाल करें, उनको को खोल कर इश्तिहारात दें और उनको जहाज़ के जहाज़ भरकर बाहर वज़ीर आज़म के साथ दौरों पर लेकर जाएं, और बाकी जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनके लिए भी जो हैं वो खोल कर वसाइल इस्तेमाल किए जाएँ। जो तरीक़ेकार नून लीग का था, ये नून लीग ने मीडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है ये उनका तरीक़ेकार था, और ये तरीका जो है ये हुकूमत नहीं कर रही। भाईजान रग में लगी हो तो फिर ऐसा तो नहीं ना, फिर देखे ना, फिर वो उसका रंग तो नज़र आता है। शफीक साहब, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का इदारिया आज, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी 120 अरब का जो इमदादी पैकेज है वो गरीबों के लिए उम्मीद की किरण है, और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा पैकेज है। और अब बात यह कि इस पैकेज की एहसास प्रोग्राम की तरह इसकी शफाफियत जो है वो बहुत मैटर करती है। बिल्कुल, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने सानी नेशनल के हवाले से कहा था, जो उन्होंने डाटा दिया है, अब देखिए पैकेज सब कर रहे हैं। ये पैकेज किन को जाएगा? जो डिज़र्व करते हैं। ये आपको मुझे नहीं मिलेगा जो वेल ऑफ है या जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं। यार डिजर्व तो मैं भी करता हूं। नहीं देखिए राणा साहब, ये ज्यादती नहीं, पता है जब हम ये कहते हैं कि हम डिजर्व करते हैं, हाँ। तो ये उस तबके के साथ ज्यादती हुई थी जो रियली डिजर्व। बिल्कुल ठीक है, मैंने एक बिल्कुल जो इन्होंने डाटा इकट्ठा किया हुआ ये उसके पास जाएगा। सानी नेशनल को क्रेडिट देना में चाहिए कि ये उनका कमाल था कि उन्होंने अपना पूरा सर्वे करके ढूंढे कौन बंदे डिजर्व करते हैं। और अब देखिए अखबारात भी इस मसले पे आ गए। देखिए शफाफियत का नुक्ता उठाया, बिल्कुल ठीक उठाया, और शफाफियत होनी चाहिए और ये गलत लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। और इसलिए वो जो प्राइम मिनिस्टर बार बार जिक्र करते हैं कि जो डाटा उन्होंने दिया वो उन्हीं को दे देंगे, टारगेटेड सब्सिडी देंगे, जिस तरह कोविड में उन्होंने लोगों को अप्लाइज किया था, लोगों को घर राशन पहुँचाया था। इस तरह ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसमें वही उन्हीं को मिलेगा इंशाल्लाह जो उसके हकदार। बिल्कुल हकदार है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन इशरत हुसैन साहब का कालम है जंग में, और वो कहते हैं महंगाई सबसे बड़ा मसला है, और ज़ाहिर है गरीब आदमी इससे मुतासिर होता है, और इसका कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि महंगाई ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया में यही है। लेकिन एक बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन समेत सोसाइटी में ये इत्तेफाक है कि महंगाई एक इशू है, सबको उसकी एक रियलाइजेशन है। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि ये मामला जज्बातियत से हल नहीं होंगे, और ना ये कोई जादू की छड़ी है जिससे आप इसको हल करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म पॉलिसियाँ बनानी है, और आपको आलमी कसाद बाजारी को भी समझना है, और आलमी दुनिया में जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं उसको भी समझना है। यानी कुछ चीजें उनके बकौल हमारे हाथ में नहीं है, और जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसमें आप बेबस है। अलबत्ता जो चीजें आपके हाथ में है उसमें आप अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अपने डिस्ट्रिक्ट सिस्टम को लेके चलें और महंगाई के इशू को डील करें, तो तब आप जाके इसको ज्यादा बेहतर तरीके से बातें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब वक्त हमारे हाथ में नहीं रहा। जैसे आप कह रहे हैं ना कि महंगाई हमारे हाथ में नहीं है, वक्त हमारे हाथ में नहीं रहा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। टॉप ट्रेंड था जी दिवाली। हम हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद देते हैं, बल्कि शुभकामनाएं हमारी जो है वो आप तक पहुँचे, और आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं, और पाकिस्तान के अंदर जितने भी अक़लियतें रहती हैं हम समझते हैं कि उन्हें मुकम्मल आज़ादी है अपने मजहबी अकायद के साथ ज़िंदा रहने का, और इसीलिए हम अपनी हिंदू बरादरी को बहुत दिल के साथ दिवाली की मुबारकबाद देते हैं। पटाखे फोड़ें, मिठाइयाँ बाँटें, अपना जश्न मनाएं। पाकिस्तान इसी का नाम है, मुकम्मल आज़ादी का नाम है। इंशाल्लाह सोमवार को मुलाकात होगी।